हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आपको पता है, मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ, जो आपके आगामी नीट जेई बिट्स चाहे कोई भी पेपर है जहाँ पर आपके एनसीईआरटी के एमसीक्यू आते हैं, तो वहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाता है बच्चों। वो आपका अगर करा होगा तो आप इजीली कोई भी एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ फालतू बातों के। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और पहला क्वेश्चन आपके पास है, और बाईमेटालिक स्ट्रिप इज मेड ऑफ एल्युमिनियम एंड स्टील ऑन हीटिंग। तो बच्चों ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था, शायद 22 या 21 में आया था। सेम क्वेश्चन ऐसे ही था, बस उन्होंने थोड़ा घुमा दिया था। तो बच्चों जो बाईमेटालिक स्ट्रिप है वो जनरली एक्सपेंड करती है जब उसमें क्या होता है, जब आप उसको हीट करते हैं। यू शेप की हो जाएगी ये। अब देखिए, ये कह रहा है कि बाईमेटालिक स्ट्रिप है, एल्युमिनियम और स्टील की है। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है वो बाहर की साइड से है, यहाँ पे क्लियर है, और स्टील क्या है, अंदर की साइड से है। तो जैसे जिसका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, ठीक है, हमारी जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो जनरली एक्सपेंड करेगी। उसके शेप कॉन्वेक्स हो सकते हैं, कॉनकेव हो सकते हैं। तो जिसका भी अल्फ़ा ज़्यादा होगा वो सेंटर की तरफ क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम का ज़्यादा है, तो देखो स्ट्रेट नहीं रहेगा, ट्विस्टेड नहीं रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विल बेंड स्टील ऑन कॉनकेव साइड। समझ रहे हैं, जिसका कम होगा वो कॉनकेव साइड की तरफ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ज़्यादा होगा तो कॉन्वेक्स में जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका आपका, करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसका हो गया डी वाला। समझ रहे हैं, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका अल्फ़ा जो आपको दिया है टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो अगर क्या होगा, छोटा होगा, तो आपका वो क्या करेगा, नॉर्मली कॉन्वेक्स साइड को बेंड करेगा। ठीक है, एल्युमिनियम कहाँ को होगा, कॉन्वेक्स को होगा। स्टील कहाँ को होगा, कॉनकेव का होगा। कम वाला कहाँ को जाएगा, जिसका कम होगा वो जाएगा आपका कॉनकेव में, जिसका ज़्यादा होगा वो जाएगा कॉन्वेक्स में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन का आपका डी वाला सही हो गया। थोड़ा बहुत और जान लेते हैं इसके बारे में। ये हमारा जो काम आता है ये आता है, टेम्परेचर चेंज होता है मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में जब भी हम इसको गर्म करते हैं। दूसरा, स्ट्रिप में दो स्ट्रिप होती हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की, और ये इस टाइप की शेप की होंगी। देखिए जनरली आपकी अगर ये शेप आप देखोगे, अगर एक स्ट्रिप ऐसी है, ये पहली स्ट्रिप मान के चलिए, ठीक है, और वैसी एक दूसरी स्ट्रिप होगी, मान लीजिए ये वाली आपकी दूसरी है, और बाहर मान लीजिए ये जो बाहर वाली है ये एल्युमिनियम है, और जो अंदर है ये वाली, ये मान लीजिए बच्चों की ये स्टील है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर आपका अल्फ़ा एल्युमिनियम जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो अगर एल्युमिनियम का ज़्यादा है स्टील से, ठीक है, तो जो ज़्यादा वाला होता है हमेशा वो किस साइड जाएगा, वो जाएगा कॉन्वेक्स साइड की ओर। ठीक, और कम वाला कहाँ जाएगा, कम वाला जाएगा कॉनकेव की साइड। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ये यही था। तो अगर एल्युमिनियम कहाँ को बेंड होगा, तो कॉनकेव में, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स में। ठीक है, कॉन्वेक्स में, और जो हमारा ये एल्युमिनियम है ये जाए, स्टील जो है ये जाएगा कॉनकेव में। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और यूनिफॉर्म मेटालिक रॉड रोटेट about its perpendicular bisector with constant angular speed if it is heated uniformly to raise its temperature slightly, then चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए ये आपकी कोई एक रॉड है, मैंने थोड़ा सा इसको मोटा मोटा बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर ये अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में रोटेट कर रही है, मान लो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्लियर? तो जैसे ही आप रॉड को हीटेड करोगे ये एक्सपेंड होगी। यहाँ पर कोई भी टॉर्क हॉर्क नहीं लगा है, अगर टॉर्क नहीं लगेगा तो यह मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं एल इक्वल टू आई ओमेगा, तो आप क्या प्राप्त करेंगे, दो साइड में लगा लेते हैं तो आपको मिलेगा एक्सपेंड होने के बाद जो हमारा
I2V2 हो गया और ये I1V1 हो गया, W1, ठीक है, एंगुलर स्पीड हो गई। तो जैसे ही एक्सपेंड होगा तो जो इनर्शिया है आपका ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जब I2 ज़्यादा हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि सर ω2/ω1 तो आपका I1/I2 बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा। तो जब ये एक से छोटा होगा तो जो हमारा ω2 है ये क्या आ जाएगी, एक से कम आ जाएगी। तो ω2 क्या है, ये है हीट होने के बाद स्पीड। ω1 क्या है, पहले की। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी वाला हो जाएगा, इसकी स्पीड रोटेशनल डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, आपको एक ग्राफ दिया है और पूछा है कि बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट देयर आर 150 इक्वल डिवीजन ऑन स्केल एंड 100 ऑन बी द रिलेशन। देखो बच्चों, कोई भी टेम्परेचर स्केल है उसमें हम दो पॉइंट लेते हैं, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाता है, जो अपर फिक्स पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाता है। और कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है हमारे किसी भी टेम्परेचर स्केल में, कोई भी टेम्परेचर स्केल में जो टेम्परेचर दिया है आपको, उसमें से आप क्या करेंगे, उसमें से आप करेंगे लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये आपका फॉर्मूला होता है किसी में भी अगर आपको कन्वर्जन करना है। तो दो स्केल दिए हैं तो ये ए का हो जाएगा। सिमिलरली आप बी का करेंगे तो टेम्परेचर इन बी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इन बी ओवर अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो आप लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं टी ए तो आपको कुछ दिया नहीं है, लोअर पॉइंट कितना दिया है 30, आप देख सकते हैं 30 है। आगे और देखें, अगर नीचे जो डिवीज़न हो जाएंगे 180 में से आप अगर 30 हटाओगे कितना आ जाएगा, 180 में से जब आप 30 उड़ाओगे तो आ जाएगा आपका 150। और सिमिलरली टी वी इक्वल टू जो है 150, 100 हो गया, ये तो 100 दिया है, ठीक। अब आप क्या करिए, दोनों को इक्वेट कर लीजिए तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी वाला, ठीक। वैसे ही आप बच्चों, तीन स्केल हमारे मेन होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, केल्विन हो गया और फ़ारेनहाइट हो गया। ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका देखो आप मेरे को लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट और इसके बाद नंबर ऑफ डिवीज़न। जो नंबर ऑफ डिवीज़न है वो जनरली क्या है, वो है अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस। जैसे आप देखिए जो डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड में लोअर फिक्स पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, और जो अपर हो गया वो हो गया 273, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 होगा तो नंबर ऑफ डिवीज़न कितने आ जाएंगे, आप यहाँ से अगर नंबर ऑफ डिवीज़न निकालेंगे तो कितना बन के आ जाएगा, आप बताइए। और इस बात को आप कमेंट भी करेंगे और इस पूरे को आप बताएंगे कि इसमें लोअर क्या होगा, इसमें अपर क्या होगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये नहीं कि ये बहुत टफ है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और इन सब का हम एक टेबल बनाएंगे। कई बार इससे कन्वर्जन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है जो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहेगा, कुछ डेटा आपको केल्विन में दिया रहेगा, तो आपको वो एक ही में लेके आना है। और एसआई में अगर ज़्यादातर आंसर आपका एसआई में होता है तो आपको एसआई यूनिट में ही लाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अच्छा, ये 273 नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, ये होगा 100। अच्छा, अपर फिक्स पॉइंट 100 ना, पानी कहाँ पे बॉयल होता है, पानी होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो तो केल्विन का लिख दिया ना मैंने, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। चलो बना ही देते हैं इसको। केल्विन में देखेंगे, ये केल्विन का जो हमारा होगा, ये 0 हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो केल्विन में बच्चों जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है आपका 273.15 केल्विन, ठीक है। और जो अपर होगा वो होता है 373.15, ठीक है, 373.15। वहीं फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है और ख़त्म जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ख़त्म होगा। तो नंबर ऑफ़ डिवीज़न इसमें भी 100 होंगे, अगर आप माइनस करेंगे इसमें भी 100 होंगे, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 180 हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक।
तो यहाँ पर जो अभी हमने पीछे ये टेम्परेचर का फॉर्मूला लिखा, अगर आप इसको लगा दें सारे टेम्परेचर स्केल पे तो यहाँ से आपको एक रिलेशन भी मिल जाता है। कैसे? देखो, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लोअर फिक्स पॉइंट तो जीरो ही है, तो जीरो लिख लीजिए, ओवर नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हो गए, 100 हो गए, इक्वल टू आप फ़ारेनहाइट पे जाइए तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट हो गया 32, डिवीज़न कितना हो गया 180, ठीक है, इक्वल टू अगर आप आगे देखेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन, और केल्विन के बाद इसको जब आप देखेंगे तो 273 लोअर फिक्स पॉइंट है 273.15 ओवर 100। तो इससे आपको अगर केल्विन से फ़ारेनहाइट में जाना है तो आप उसको इक्वेट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से केल्विन, किसी भी एक स्केल से दूसरे स्केल में जाना है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.4 कह रहा है कि एक एल्युमिनियम स्फीयर है जिसको डिप किया पानी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए बच्चों, जैसे आप किसी एल्युमिनियम स्फीयर को पानी में डालेंगे, आप देखिए जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। तो जैसे ही मान लीजिए कोई स्पेयर है जिसकी वॉल्यूम v है और डेंसिटी रो है, तो आप ये कह सकते हैं उस पर जो बियॉन्ड फोर्स लगता है F इक्वल टू, ये पता होगा आपने फ्लूइड में पढ़ के आए होंगे, F इक्वल टू कितना हो जाता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ये हो गया। अब आप देखिए जो हमारा फोर्स है, बियॉन्ड फोर्स है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप पानी के रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए तो फोर्स जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा और जो फोर्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, इन दोनों में अगर आप रिलेशन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जो डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी और जो डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से बड़ी आएगी, ऑब्वियस बात है, क्योंकि 4 पे मैक्सिमम होती है पानी की। तो यहाँ पर जो बियॉन्ड फोर्स है वो क्या होगा, विल बी लेस इन वाटर एट 0 डिग्री देन 4 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन 11.5, और ये कह रहा है कि एज टेम्परेचर इंक्रीज द पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब देखिए कोई सोच सकता है कि ये क्वेश्चन आपका किस टॉपिक का है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है वैसे आपका ऑसिलेशन का। अब ये यहाँ है, हम अगर इसको यहाँ कर लेंगे तो ऑसिलेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। कह रहा है इसमें क्या होगा, देखो जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड होता है ये वेल नोन फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 2πL/g होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें ऑप्शन से आपको आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम भी इंक्रीज होगी, क्योंकि लेंथ टेम्परेचर का रिलेशन आपने देखा है बढ़ेगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा। कैसे, क्योंकि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, √L के। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ेगी, तो लेंथ बढ़ने पे टाइम पीरियड भी आपका बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हीट इज एसोसिएटेड विथ, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो जो हीट बच्चों हमारी एसोसिएट है, देखो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जो किसके, गैस के, वो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे आप बढ़ाएंगे तो उनकी जो वाइब्रेशन करने की वो है टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी। तो जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो मोशन इंक्रीज होगा, तो मोशन इंक्रीज होगा तो रैंडम मोशन के साथ होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के साथ जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ऐसे आप रिलेट करके चीज़ों को करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए मेटल स्फीयर at room temperature is T's R and coefficient of linear expansion is alpha. The sphere heated to little by a temperature delta T, so new temperature इतना, the increase in volume, तो कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr3, ये होता है वॉल्यूम। ठीक, अब देखिए लीनियर एक्सपेंशन का जो हमारा कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो अल्फा, और वॉल्यूम का कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 3α, इसको हम गामा लिखते हैं। एरिया का कितना होगा, एरिया का होता है बीटा इक्वल टू 2α।
तभी हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है वो 1:2:3 का होता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो ये होता है 1/v/dv/dt। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा dv इक्वल टू कितना आ जाएगा 3v अल्फ़ा dt। मैंने इसकी जगह पे 3 अल्फ़ा रख दिया। बस वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम अगर आप 4/3 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 4πr³ डेल्टा टी या डी टी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, और कितना हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं कि एक स्पेयर है, एक क्यूब है और एक थिन सर्कुलर प्लेट है। ऑल ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास आर इनिशियली हीटेड टू सेम हाई टेम्परेचर। तो सबको हमने क्या किया, मास सेम है और सबका क्या है, मटेरियल भी सेम है, हमने उनको सेम हाई टेम्परेचर पे वो किया, क्या किया, हीट किया। तो 4 ऑप्शन में क्या सही होगा पूछ रहे हैं। तो देखिए आप ये बात ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन स्टेफन लॉ से बेस्ड है। स्टेफन साहब कहते हैं जो इमिसिव पावर है वो हमारी प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, प्रोपोर्शनल टू T⁴ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका एरिया ज़्यादा होगा, अब यहाँ पर तो टाइम सेम, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, या वहाँ पर जो हमारी इमिसिव पावर है टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करती है और एरिया की प्रोपोर्शन होती है। तो जिसका एरिया ज़्यादा, देखो टेम्परेचर तो यहाँ सेम है, एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका ये हीटिंग ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्पेयर है, स्पेयर में जो एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो स्पेयर में जो कूलिंग होगी वो स्लो होगी। ठीक है, वैसे ही आप इसको देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका मोर देन 1 ऑप्शन वाले हैं, और ये शायद 2 क्वेश्चन हैं आपके, 2 या 3 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कह रहा है कि एक सिस्टम एक्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई बट नॉट जेड, एंड वाई एंड जेड में भी थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, अगर टेम्परेचर एक्स का, टी एक्स का, पहले इसको समझिए आप, टी वाई के बराबर है, ठीक है, और टी एक्स का टी जेड के बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हैं कि टी वाई और टी जेड भी बराबर नहीं होंगे। ऑब्वियस बात है, कोई यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी चल रही है। अगर 2 कप चाय लाए आप, उस चाय का तीसरे कप के साथ एक ठंडा कप चाय ले आया कोई, बराबर नहीं है, तो ये 2 कप लाए तो इसका जेड के साथ कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है वाई और जेड तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा आप ये देखिए, अगर टी एक्स आपका टी वाई के बराबर हो गया या नहीं हुआ, ठीक है, अब नहीं हुआ लो, तो टी एक्स टी जेड के भी नहीं होगा। ऑब्वियस बात है, दोनों को बराबर होना पड़ेगा ना। तो आप ये कह सकते हो कि डी वाला ऑप्शन भी सही होगा। मतलब वैसे इन्होंने करेक्ट ऑप्शन चूज करने को है तो बी और डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुलाब जामुन, शायद आप लोग सभी खाते होंगे। गुलाब जामुन स्पेरिकल और बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो यहाँ तो उन्होंने कहा है कि स्पेरिकल एज्यूम करो। पानी आ गया मुंह में सबके, चलिए कोई नहीं, पानी को अंदर, एक गिलास पानी पी लो। आर टू बी हीटेड इन अवन, देयर आर अवेलेबल इन 2 साइज, 1 ट्वाइस बिगर इन रेडियस देन अदर, ठीक हो गया। एंड पिज़्ज़ा एज्यूम टू डिस्क, और पिज़्ज़ा है हमारा, डिस्क माना उसको भी एवन में डाला और देखा यहाँ भी 2 साइज मिले, एक बिगर है दूसरे की रेडियस में। तो कह रहा है कि अगर चारों को अगर हम एक साथ हीट करेंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो स्मॉलर गुलाब जामुन है, जिनके पास सबसे कम सरफेस एरिया है, वो क्या होंगे, वो हीट पहले होंगे। अगर गुलाब जामुन, आपका गुलाब जामुन जो हीट रेडिएट करेगा वो क्या करेगा, इस केस में कम करेगा। सिमिलरली जो स्मॉलर पिज़्ज़ा है, अगर आप उसको हीट करेंगे बिगर से, तो वो भी क्या करेगा, स्मॉल एरिया होने की वजह से जल्दी हीट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्मॉलर एरिया वाले बी और सी। ठीक है, क्योंकि जो इमिसिव पावर है वो डिपेंड करती है एरिया पे, जल्दी ही हीट हो जाएगी, जल्दी ही कूल हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 11.11, 11 क्वेश्चन शायद लास्ट है। तो एक कर्व पूछा जा रहा है आपसे, क्या चीज़ है। तो इस प्रोसेस में
एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो बच्चों है क्या, जो ए बी है आप देखेंगे ए से लेके बी, ठीक है, ए से लेके बी में जो टेम्परेचर है वो चेंज ही नहीं हो रहा। ऐसा ग्राफ का मतलब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा। तो आपका जो ए से लेके बी कर्व है इसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ पर, ए से लेके बी पर। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, आगे जैसे जाओगे आप तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल टेम्परेचर सेम है। इसके बाद ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस चेंज हो गई, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से देखेंगे आप एकदम से अब्रप्टली चेंज हुआ और बीसी बन गया, ठीक। तो जो हम, अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर ये आइस रहा होगा तो ये सीधा क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, बी से लेके सी में। तो बीसी में क्या हो रहा है, अगर आप बीसी में देखिए तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखें तो पानी बन रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहाँ तक कितना हो गया, 100 डिग्री। 0 से 100 में क्या होता है, पानी अपना बॉईल होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद आप देखिए जैसे ही 100 आया तो सी से डी में फिर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, स्ट्रीम बन जाएगी। और स्ट्रीम आपके 100 के बाद उड़ने लग जाती है। तो आपका जो पानी कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रीम में, यहाँ पर ये वाला जो है पॉइंट, ये तो वाटर का है ना, यहाँ से चेंज हुआ, ये पानी बन गया, ये वाला। और इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ ये स्ट्रीम बन गई। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए कह रहा है द रीजन ए बी रिप्रेजेंट आइस, तो बिल्कुल सही है। एंड वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर आइस और वाटर क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि लीनियरली चेंज है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो अब आइस कन्वर्ट किस में होगी, यहाँ पे पानी में कन्वर्ट होगी। ये वाली जो बीसी लाइन है इसमें आइस इनटू वाटर हो गई। वैसे ही फिर सीडी में पानी रहा, जैसे भी टेम्परेचर बढ़ा तो स्ट्रीम बन गई। तो अगला ऑप्शन क्या होगा, बी, बी स्टार्ट नहीं है, नहीं, और ये वाला डी सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और डी, ठीक है। ये एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है, तो आप चाहें तो इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगला, चलो इतने ही क्वेश्चन हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है, चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।